दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम कवर करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं। दोस्तों यदि आप C-TET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो परिमाप है वो है 120 सेंटीमीटर। यदि BC बराबर है 48 सेंटीमीटर, CD है 17 सेंटीमीटर, AD है 40 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर कोण B बराबर 90 अंश या 90 डिग्री है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है। तो ये चार ऑप्शंस है और हमें एरिया निकालना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोण A और कोण B बराबर है 90 अंश। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक चतुर्भुज। ठीक है, तो ये जैसा कि चतुर्भुज बना रहे हैं और इस चतुर्भुज में आपको क्या बताना है, A और B यहाँ पे मैं जैसे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना अंश का बनना चाहिए, 90 अंश। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो AD है, AD कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ये लगभग 40 हो गया। और यहाँ पे जैसा कि हो गया D, है ना। और BC कहाँ है, यहाँ पे BC कितना देना है, 48 यानी 40 से थोड़ा ज़्यादा। तो BC को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया लगभग 48 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो गया CD। अब ये जो CD है वो कितना बन रहा है, 17। अब ये तो हो गया तीन भुजाओं का मान। एक भुजा का मान हमें निकालना है, वो है AB का। तो हमें पेरीमीटर यानी कि परिमाप दिया हुआ है कितना, 120 दिया है। कितना दिया है, 120। और जो परिमाप होता है ना, वो चारों भुजाओं का योग होता है, यानी AB BC CD और AD। ठीक है, तो 120 में से हमें घटाना है इन तीनों भुजाओं का योग। तो 40, 48 और 17 तीनों को जोड़िए। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। अब इसमें से घटा दीजिए। अब जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। तो ये AB का मान कितना हो गया, 15। तो हमें चारों भुजाओं का मान मिल गया। अब देखिए, जो क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 1/2 गुणित ऊंचाई यानी चतुर्भुज की ऊंचाई गुणा होता है जो समांतर भुजाएं हैं, है ना। कौन कौन से, जो समांतर भुजाएं हैं, दो समांतर जो भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का योग, दो समांतर भुजाओं का योग। दो समांतर भुजा कौन है, 40 है और ये 48 है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करिए। फिर लिखिए ये 1/2, ऊंचाई कितना है, यहाँ पे ऊंचाई देखेंगे तो 15 है, तो गुणा हो गया 15, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और दो समांतर भुजाओं का योग यानी यहाँ पे हो जाएगा 40 + 48, इस तरह से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गुणा 15 और गुणा हो जाएगा 40 और 48 कितना होता है, 88। अब इसको हम कटा सकते हैं, 2 और ये 8, 2 चौके 2 चौके। अब 15 को गुणा करेंगे 44 से, तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 का शून्य हासिल है 6, 15 चौके 60 और 6 66, तो कितना हुआ, 660। ठीक है, तो जो एरिया निकला वो कितना निकला, 660। तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम एप्रोप्रिएट है, लिस्ट एप्रोप्रिएट है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है। तो सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे कम एप्रोप्रिएट है, सबसे कम लिस्ट एप्रोप्रिएट है। तो देखिए, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए, सत्य क्यों होना चाहिए, इसकी यह व्याख्या करता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये बोल रहे हैं कि यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है, संबंधों को उजागर करने में मदद करता है
और गणित की अंतर्दृष्टि संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तीसरा बोल रहे हैं, यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद कर सकता है। ऐसा बोल रहे हैं, विद्यार्थियों को अपने स्वयं का जो तर्क है, रीजनिंग है, उसको मान्य करने में मदद कर सकता है। चौथा बोल रहे हैं, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, न कि तर्क पर। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये जो चौथा है यही ना सबसे कम एप्रोप्रिएट है। ये देखिए बोल रहे हैं कि उपपत्तियों का जो निर्माण होता है वो अंतर्दर्शी ज्ञान पे होता है, तर्क में नहीं। लेकिन आप देखेंगे तो जो गणित में जो उपपत्तियां हैं उनमें जो संबंध हम देखते हैं वो तर्क पे ही तो करते हैं ना, गणित का मतलब ही होता है तर्क। तो ये सबसे कम उपयुक्त है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम है जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। यदि ओ पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर, ओ आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ओ एस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, तो 7y प्लस 5 का मान निकालना है। यानी हमें कुल मिलाकर के एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकालना है, उसके बाद 7y प्लस 5 की वैल्यू निकालना है, इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो ये कैसा बनता है पैरेललोग्राम? तो ये कुछ इस तरह से बनता है, समझने के लिए आप बना सकते हैं और ये बनाना जरूरी होता है इस तरह से। इसमें जो आमने सामने की जो भुजा होती है ना वो इक्वल होती है, ये देखिए ये इक्वल होती है, ठीक है। आयत की हम बात करें तो आयत में भी इक्वल होता है, लेकिन ये इक्वल होता है आमने सामने की भुजा, लेकिन अंतर क्या होता है, आयत में ये होता है कि ना सभी जगहों पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है, जो एंगल बनता है, कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता, बस यही अंतर है। वैसे एक और चीज है, जैसे आप वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा इक्वल होती है और चारों में 90 डिग्री कोण बनता है। लेकिन ऐसी होता है सम चतुर्भुज। तो जो सम चतुर्भुज है ना वो क्या होता है, सम चतुर्भुज में उसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने नहीं, चारों इक्वल, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं बनता, यही अंतर होता है। तो समझ गए ना, आयत और समांतर चतुर्भुज, वैसे ही वर्ग और सम चतुर्भुज, ठीक है। अब देखिए ये हम देख रहे हैं किसके बारे में, एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया पी क्यू आर एस। ये मैंने बोला पी क्यू, ये हो गया आर और ये हो गया एस। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हो गया और जिसके विकर्ण है पी आर, आपका विकर्ण हो गया, और ये हो गया आपका क्यू एस, ठीक है। ये कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ओपी का मान, अब जब कोई किसी समांतर चतुर्भुज में इस तरह से ओ पर विकर्ण जब काटते हैं ना, तो जो विकर्ण है ना वो दो बराबर भागों में बढ़ता है। तो अगर पी ओ की बात करें तो वो ओ आर के बराबर होगा, क्यू ओ होगा वो ओ एस के बराबर होगा। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो किसका किसका दिया है, ओपी का। ओपी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, एक्स प्लस 7 दिया है, ठीक है। और ओ क्यू का मान क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है। और क्या दिया, ओ आर का मान कितना दिया है, 20 दिया है। और ओ एस का मान कितना दिया है, 16। अब देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि जो विकर्ण होते हैं ना वो दो बराबर भाग में बढ़ता है। अगर ये ओ है तो अगर पी ओ होगा तो वो ओ आर जितना होगा, यानी कि यहाँ पे जो x प्लस 7 होगा ना वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि 20 के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13। तो x का मान निकल गया। वैसे ये वाला x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, 16 के बराबर। तो ये हो जाएगा 16। तो x का मान क्या है, 13, तो ये हो जाएगा 13 प्लस वाई बराबर 16। अब 13 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 16 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 3। तो y का मान क्या निकला, 3 निकला। हमें निकालना क्या है, 7y प्लस 5 का मान।
तो 7y प्लस 5, मतलब ये हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा ना, y है तो 7 इंटू 3 प्लस 5, तो ये 7×21 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 26। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा 26। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 26 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, का मान है, वैल्यू निकालना है इसका, ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है ना, जिसमें आपको सारे चीज़ें दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका आप एक चीज़ पढ़े होंगे बोर्ड मास करके, क्या पढ़े हैं, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यही करना है, सबसे पहले डिवीजन करना है, फिर मतलब भाग वाला भाग को पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो पहले डिवीजन को पहले देखना, फिर गुणा वाला, फिर जोड़ने वाला, फिर घटाने वाला। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखूं तो ये हो गया 52 गुणा 3, और ये भाग में है, तो भाग को हम कैसे करते हैं, भाग को हम ऐसा कर सकते हैं ना, नीचे कर सकते हैं उसको, 4 को ऐसे नीचे ला सकते हैं, क्योंकि गुणा यहाँ पे भाग था, उसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, इसको भाग, मतलब भाग में हम लिख रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये आपका हो गया अंडर रूट 441, 441, और ये भाग में 7 है, तो भाग में मतलब ये ऐसे नीचे में आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 3 प्लस ये हो गया 5 माइनस 32। अब देखिए फिर भाग है, तो भाग को हम ऐसा करेंगे, पहले डिवीजन को ही पहले कर रहे हैं और बाकी को एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ें करना है। अब इसको हम कटा सकते हैं, गुणा में है तो ये 4 और 4 को कटा सकते हैं, और 52, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 तिया 13 हो गया। 13 का गुणा 3 से करिए, कितना हो जाएगा, 13 तिया 39। ठीक है, प्लस अब ये 441 किसका वर्गमूल है, तो जो 441 है उसका वर्गमूल निकालिए पहले। तो 440 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। 2 का जोड़ा बनाता है बनाते इकाई से, और ये 1 है, तो यहाँ पे ऐसा अंक लेना है जो 4 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, 2, और यहाँ पे भी 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 लूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 0, यानी कि 0 नहीं लिखते, क्रॉस कर देंगे। अब ये जोड़ा बनाए हैं तो एक साथ इसको लिखेंगे 40। अब यहाँ पे ऐसा अंक लेना है कि यहाँ पे भी वही अंक लेना रहता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, क्योंकि 1 ही लेना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, तो आया 41। 2 लूँगा तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 ही लिया। अब इधर तो और कोई अंक है ही नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे नहीं लेंगे, अगर बचा रहता तो यहाँ पे भी 1 लेते। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो वर्गमूल किसका निकला, ये 21 का। तो इसे मैं अलग से वीडियो में और भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं वर्गमूल। तो ये हो गया 21/7, गुणा में है 3 प्लस ये 5 माइनस 32, गुणा में है 12। ठीक है, 32 गुणा 12, हाँ, और 32 के बटा में 8 भी है ना, 8 है, उसको भी सॉल्व करना है, और गुणा में है 12, इसको और सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, और ये 7 एकम 7 तिया, कितना बचा, 3, 3 बचा ना, और 3 का गुणा 3 से, गुणा वाला भी भाग कर लेते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, प्लस ये हो गया 5, और ये 8 एकम, और ये 32 क्या हो गया, 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, माइनस 4 बचा, और 12 चौके 48। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, पूरा को ऐड करिए, एडिशन पहले करना है। अब देखिए डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब ऐड करते हैं। ऐड जब हम करेंगे तो 39 और 9 कितना होता है, 48, 48 और 5 कितना हो गया, 48 और 5 हो जाएगा आपका 53। ठीक है, 53 हुआ।
53 में से कितना घटाना है, 48 घटाना है, तो कितना बचेगा, 53 में से 48 घटाइए तो बचेगा आपका 5। यानी कि हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, ऐसे आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस रहेगा ना तो फटाक से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आपको ना फ्रेंड्स सॉल्व करना है, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6वां वरुण की आयु के 3/5वां से 6 वर्ष अधिक था। यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है तब x का मान निम्न समीकरण को हल करने के लिए प्राप्त हो सकता है। एक समीकरण निकालना है, ऐसे इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, सिर्फ समीकरण निकालना है, इक्वेशन बनाना है। तो देखिए क्या हो सकता है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे बोल रहे हैं वर्तमान आयु, वरुण की वर्तमान आयु, यहाँ पे मैं 2 नाम लिख लेता हूँ, ये अरुण है और वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वरुण। ठीक है, ये v बस लिख लिया। अब बोल रहे हैं कि वरुण की वर्तमान आयु है x, मान लिया इसकी वर्तमान आयु है x, और अरुण की जो वर्तमान आयु है वो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अरुण है वो वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष बड़ा है मतलब x + 3 हो जाएगा। ये अगर x वर्ष है तो ये x + 3 हो जाएगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि 8 वर्ष पहले, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, अब 8 वर्ष पहले मतलब -8 करो और इधर भी -8 कर दो। 8 वर्ष पहले हम चले गए, ठीक है, आज से 8 वर्ष पहले। आज अगर आयु x है तो x से 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x - 8। वैसे ही अगर x + 3 है तो x + 3 - 8 हो जाएगा, है ना। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6वां, अब अरुण की जो आयु है, ये अरुण की आयु थी 8 वर्ष पहले, अब इसका 5/6वां, यानी कि मैं इसको करूंगा 5/6 करके, 5/6वां वरुण की आयु का, ये वरुण की आयु है, वरुण की आयु का 3/5वां से, ये 3/5वां है, इससे 6 वर्ष अधिक था बोल रहे हैं। यानी अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो अरुण की आयु, ये अरुण की आयु किससे, इसके 3/5वां से 6 वर्ष अधिक था। तो 6 वर्ष अधिक था तो 6 को किधर ऐड करेंगे, इधर। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर मेरे पास है 100 रुपया, आपके पास है 50 रुपया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास जो पैसा है वो आपसे 50 रुपये अधिक है, बोलूँगा ना। तो आप क्या करोगे, अगर हम इक्वल करेंगे तो आपके साइड 50 को ऐड करेंगे ना, तब इक्वल होगा, ऐसे टाइप से। तो ये इस तरह से हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करिए। ये एक इक्वेशन बन गया। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में कैसा है कि ये इस तरह से है। हाँ, तो इक्वेशन बन गया, ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे और थोड़ा से, तो ये 5/6 और x + 3, हाँ x + 3 - 8 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना, 8 में से 3 गया 5, x - 5, और इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 और ये x - 8 = 6 को उधर ही रखते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो ये वाला इक्वेशन सही हो जाएगा, ठीक है। 5/6 x - 5 - 3/5 x - 8 = 6, यानी कि जो इक्वेशन है वो कौन सा आया, 5/6 x - 5 - 3/5 × x - 8 = 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही है जो सही है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाला है इक्वेशन सही आया है ना, ऐसे इक्वेशन आपको बनाना है। तो आई होप दोस्तों कि आप आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे और आपकी CTET की जो तैयारी वो काफ़ी अच्छे से हो रही होगी, आई होप। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।